क्लिनिक में जो पैटर्न कंसिस्टेंटली दिखता है वो ये कि जो लोग मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चाय पीते हैं, अगर आप रात को 11 बजे खाते हो और सुबह उठते हो 7 से 8 बजे, फिर कुछ निबल करते हो, तो गट को कभी कंप्लीट क्लीनिंग मैकेनिज्म मिलता ही नहीं। ये ट्रेंड इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, अपीलिंग भी लगता है, जैसे एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा हो। गट ब्रेन एक्सिस एक वेल एस्टैब्लिश्ड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। गट में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, उतने ही जितने स्पाइनल कॉर्ड में हैं, लेकिन गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपको रोज सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत है, रात को 10 से 11 बजे खाना खाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये तीन चीजें मिला के गट को हम ऐसे एक्सेस में डाल देते हैं जिससे निकलना मुश्किल लगता है। कभी गैस, कभी ब्लोटिंग, कभी लूज मोशन, बिना किसी ऑब्वियस रीजन। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना नॉर्मल फील होता है कि आप सोचते हो ये तो होता ही रहता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अचिन मेहरा, एक जनरल फिजिशियन, और मैं आज आपको 8 मिस्टेक्स बताऊंगा, साइंटिफिकली बैक्ड, क्लिनिक से डायरेक्टली ऑब्जर्व, जो गट हेल्थ को सबसे ज्यादा हर्ट करती है। और हर एक मिस्टेक के साथ मैं क्लियरली बताऊंगा कि उसकी जगह क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने सब ट्राई कर लिया है, डाइट चेंजेस, मेडिसिन, सप्लीमेंट, लेकिन प्रॉब्लम वापस आ जाती है, तो चांसेस ये हैं कि 8 मिस्टेक हो रही है और तभी कोई फिक्स भी काम नहीं कर रहा। शुरू करते हैं सीधा पहले और सबसे कॉमन हैबिट से। सुबह उठते ही चाय, कुछ भी खाए बिना, आंखें भी ठीक से नहीं खुली और चाय हाथ में आ गई। मैं समझता हूँ ये एक रिचुअल है, कंफर्ट है, कई लोगों के लिए तो दिन की शुरुआत इसी से होती है, लेकिन गट के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉफी में कैफीन होता है और चाय में टैनिन होता है। ये दोनों चीजें खाली पेट डायरेक्टली गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्टमक में एसिड सिक्रेशन स्टिमुलेट कर देते हैं, और उस वक्त जब कोई फूड नहीं होता तो एसिड को कोई बफर मिल ही नहीं सकता। सोचो ऐसे एसिड आ रहा है, खाना है ही नहीं, और वो लाइनिंग पे डायरेक्टली काम कर रही है। ओवर टाइम ये डेली एक्सपोजर गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग को ग्रेजुअली थिन करता है। अब जो बर्निंग सेंसेशन आप फील करते हो, जिसे आप एसिडिटी बोल रहे हो, वो एक्चुअली म्यूकोसल इरिटेशन है, सिर्फ एसिड की प्रॉब्लम नहीं है। क्लिनिक में जो पैटर्न कंसिस्टेंटली दिखता है वो ये कि जो लोग मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चाय पीते हैं, उन्हें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस सिग्निफिकेंटली ज्यादा है कंपेयर टू जिन्हें ये हैबिट नहीं है। और एक सिंपल फिक्स क्या है, चाय लेने से पहले कुछ खा लो, एक बनाना, थोड़ा ड्राई फ्रूट या कुछ भी। 20 से 30 मिनट का गैप रखो चाय के बीच, बस इतना ही काफी है, खाली पेट नहीं। मिस्टेक नंबर 2, लेट नाइट खाना खाना। इंडिया में ये बहुत कॉमन है। ऑफिस से लेट आना, घर का काम, नेटफ्लिक्स और रात का खाना दिन का पहला प्रॉपर मील बनता है, लेकिन गट के लिए टाइमिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है। बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, MMC। ये गट का नेचुरल क्लीनिंग वेव है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लियर करता है, लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सबको पुश करता है आगे। लेकिन ये एक्टिवेट तब होता है जब गट एम्प्टी हो, मतलब मील्स के बीच सफिशिएंट गैप होना चाहिए। अगर आप रात को 11 बजे खाते हो और सुबह उठते हो 7 से 8 बजे, फिर कुछ निबल करते हो, तो गट को कभी कंप्लीट क्लीनिंग मैकेनिज्म मिलता ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या है, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, और लॉन्ग टर्म में सीबो का रिस्क बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। रिसर्च क्लियरली शो करता है कि डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में मिनिमम 12 घंटे का गैप MMC फंक्शन के लिए ऑप्टिमल होता है। ये कोई फैट डाइट नहीं, ये गट फिजियोलॉजी है। तो क्या करना चाहिए, डिनर 7 से 8 के बीच में ट्राई करो। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप जरूरी है। गट को प्रॉपर प्रोसेस करने का टाइम दो। मिस्टेक नंबर 3, एंटासिड को डेली विटामिन समझ लें। एसिडिटी फील होती है, एंटासिड लेते हैं, रिलीफ मिलता है और सोचते हैं ठीक हो गए, लेकिन एंटासिड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, वो सिर्फ सिम्टम सप्रेस करती है। और लॉन्ग टर्म PPI यूज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, माइक्रोबायोम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। स्टडीज क्लियरली डॉक्यूमेंट करती हैं कि सिर्फ 4 हफ्ते के PPI यूज के बाद गट के बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी सिग्निफिकेंट चेंज हो जाती है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया रिड्यूस है और डिसबायोसिस मतलब गट में इंबैलेंस स्टार्ट हो जाता है, और वो एसिडिटी जो आप ट्रीट कर रहे हो वो एक्चुअली वर्स होने लगती है लॉन्ग टर्म यूज से। एक और क्रिटिकल पॉइंट, एसिडिटी के ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम हाई एसिड नहीं होती, प्रॉब्लम होती
होती है लो स्टमक एसिड कंबाइंड विद वीक लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये एक वॉल्व है जो स्टमक और इसोफेगस को बीच में जोड़ता है। जब ये वीक होता है तो थोड़ा भी एसिड है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और बर्निंग सेंसेशन फील कराता है। अगर आप और एसिड सप्रेस कर दोगे वो ओरिजिनल प्रॉब्लम और डीपन होगी। तो क्या करना चाहिए? एंटासिड शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज कीजिए, जैसे कभी बहुत स्पाइसी खाया या कोई स्पेसिफिक ट्रिगर था तब ठीक है। लॉन्ग टर्म डेली यूज हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। खुद से रोज लेना ये अप्रोच गट के लिए सिस्टमेटिकली हर्ट कर सकता है। मिस्टेक नंबर 4, एच पाइलोरी को इग्नोर करना। एक स्टैट जो इंडिया में बहुत अनएप्रिशिएटेड है वो है आईसीएमआर का एक डाटा। आईसीएमआर का डाटा के अकॉर्डिंग 40% से ज्यादा इंडियन हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। 40% ये ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो स्टमक लाइनिंग में रहता है। ये स्टमक की एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और अपने पास और इस प्रोसेस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। सिम्टम क्या होते हैं? ब्लोटिंग आफ्टर मील्स, अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, कभी कभी नौशिया और कई केसेस में नोटिसेबल सिम्टम तक नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये कंडीशन लेटेंट रहती है और लोग सोचते हैं एसिडिटी है, खुद से एंटासिड ले लेते हैं। एच पाइलोरी अनट्रीटेड चलता रहता है। लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट क्या होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज। सिग्निफिकेंटली इस प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है और रेयर बट डॉक्यूमेंटेड प्रोलॉन्ग एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो अनट्रीटेड थे उनमें गैस्ट्रिक कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये स्केरी लगता है लेकिन गुड न्यूज ये है ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है। एक सिंपल ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन टेस्ट से डायग्नोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड एंटीबायोटिक कोर्स लेने से एच पाइलोरी इन्फेक्शन इरेडिकेट भी हो सकता है। तो अगर आपको क्रोनिक स्टमक सिम्टम्स है, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, रिपीटेड एसिडिटी और आपने कभी एच पाइलोरी टेस्ट नहीं कराया तो ये नॉन नेगोशिएबल है। पहले रूल आउट करो। मिस्टेक नंबर 5, एंटीबायोटिक खुद से लेना। लूज मोशन आए, एंटीबायोटिक ले ली, ठीक हो गए, अगले टाइम फिर वही। ये इंडिया में एपिडेमिक लेवल की प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक्स का सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, और मैं समझता हूँ क्यों होता है। पहले काम आ गई तो लगता है ये तो सेफ है क्योंकि काम करती है, लेकिन ये सोचे गट के लिए बहुत डैमेजिंग है। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन ट्रीट करती हैं, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देती। गट का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। 2018 की नेचर पेपर क्लियरली शो करता है कि पोस्ट एंटीबायोटिक कोर्स गट माइक्रोबायोम को 6 से 12 महीने तक फुली रिकवर नहीं करवाता विदाउट एनी एक्टिव इंटरवेंशन। मतलब सिर्फ एक कोर्स एंटीबायोटिक का गट इकोसिस्टम को मंथ्स के लिए डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसका इफेक्ट क्या होता है प्रैक्टिकली? डिसबायोसिस, पोस्ट एंटीबायोटिक डायरिया, कैंडिडा ओवरग्रोथ, लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी जिसमें गट बार बार रिएक्ट करने लगता है नॉर्मल चीजों पे भी। और जब आप रिपीटेडली एंटीबायोटिक लेते हो बिना क्लियर इंडिकेशन के, ये डैमेज कंपाउंड होता जाता है। एक के ऊपर एक। क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक सिर्फ क्लियर डायग्नोसिस पे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। लूज मोशन के लिए डिफॉल्ट एंटीबायोटिक ये अप्रोच बंद होनी चाहिए। ज्यादातर एक्यूट लूज मोशन केसेस वायरल होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते, बस गट को अननेसेसरीली हर्ट करती है। अब मिस्टेक नंबर 6, कोलॉन क्लींजिंग और रैंडम डिटॉक्स। गट क्लींजिंग करो, टॉक्सिन बाहर करो, बॉडी रिसेट हो जाएगी। ये ट्रेंड इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, अपीलिंग भी लगता है, जैसे एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा हो। लेकिन गट फिजियोलॉजी में कोलॉन क्लींजिंग का कोई एस्टैब्लिश्ड बेनिफिशियल रोल नहीं है। एक हेल्दी गट में जो एक्चुअली होता है वो ये है, क्लींजिंग प्रोटोकॉल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर देते हैं। गट का नेचुरल माइक्रोबायोम बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली वर्स हो सकती है क्योंकि नेचुरल डिफिकेशन रिफ्लेक्स सप्रेस होने लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, गट अपना खुद का डिटॉक्स सिस्टम है। लिवर और किडनी के काम के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। गट को एक्सट्रीमली क्लीन करने की जरूरत नहीं होती जब तक कोई स्पेसिफिक मेडिकल इंडिकेशन ना हो, जैसे कोलोनोस्कोपी प्रिपरेशन। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कोलॉन क्लींजिंग आंसर नहीं है। प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन चाहिए, डाइटरी फाइबर करेक्शन चाहिए, मोटिलिटी असेसमेंट चाहिए। ये चीजें काम करती हैं, एक्सटर्नल क्लींजिंग नहीं। अब मिस्टेक नंबर 7, प्रोबायोटिक्स ब्लाइंडली लेना। और ये एक न्यूआंस मिस्टेक है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक मार्केट इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है। हर सप्लीमेंट शेल्फ पे है। डॉक्टर भी समटाइम कैजुअली बोल देते हैं प्रोबायोटिक ले लो, गट इंप्रूव हो ही जाए। और ब्रॉडली ये सही है, लेकिन एक क्रिटिकल डिटेल है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। प्रोबायोटिक एक कैटेगरी नहीं है, अलग अलग स्ट्रेन है, अलग अलग कंडीशन में अलग स्ट्रेन काम करते हैं और ये एक वन साइज फिट सोल्यूशन नहीं है। एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, अगर किसी को सीबो है या
यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और वो ब्लाइंडली प्रोबायोटिक ऐड करता है तो सिम्टम वर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन में और बैक्टीरिया ऐड कर रहे हो, आप फायर में पेट्रोल डाल रहे हो। तो क्या करना चाहिए? पहले अपनी कंडीशन क्लियरली आइडेंटिफाई करो, फिर अगर जरूरत हो तो डॉक्टर के गाइडेंस में स्पेसिफिक ट्रेन चूज करो। रैंडमली शेल्फ से उठा के खाना गट को हेल्प नहीं कर रहा, कुछ केसेस में हर्ट भी कर रहा है। अब आती है मिस्टेक नंबर 8, स्ट्रेस को गट से अलग समझना। ये लास्ट मिस्टेक है। मैं आर्ग्यू करूंगा कि ये सब में से मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड है। क्लिनिक में एक चीज बहुत कॉमन सुनता हूँ, डॉक्टर्स स्ट्रेस तो सबको होता है, मेरा गट का इश्यू अलग है। लेकिन ये अलग नहीं है। गट ब्रेन एक्सिस एक वेल एस्टैब्लिश्ड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। गट में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, उतने ही जितने स्पाइनल कॉर्ड में हैं। लेकिन गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। सिर्फ मेटाफर नहीं है, ये एक लिटरल न्यूरोसाइंस है। क्रोनिक स्ट्रेस डायरेक्टली गट मोटिलिटी को इफेक्ट करता है, मतलब फूड का मूव करना स्लो या इरेगुलर हो जाता है। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, गट लाइनिंग की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन और लीकी गट। और प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट क्या होता है? IBS को ऑलमोस्ट 60% केसेस में डॉक्यूमेंटेड एंजाइटी या क्रोनिक स्ट्रेस के साथ कोएग्जिस्ट देखा गया है। अगर आप डाइट सही कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, लेकिन स्ट्रेस अनमैनेज्ड है, गट कभी प्रॉपर्ली स्टेबलाइज नहीं होगा। स्लीप गट रिकवरी का मैंडेटरी पार्ट है। तो ये थी 8 मिस्टेक्स, और मैं जानता हूँ इनमें कोई भी एक्सोटिक या अनयूजुअल नहीं है। चाय का टाइमिंग, एंटीसेड की हैबिट, एंटीबायोटिक और स्ट्रेस, ये सब एवरीडे लाइफ की चीजें हैं और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब एक साथ चलते हैं। गट एक कंपाउंडेड सिस्टम फेलियर में चला जाता है। सिम्टम्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, कभी गैस, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, बिना किसी ऑब्वियस कॉज दिखाए। अपनी अप्रोच सिंपल रखिए, गट को कंसिस्टेंट सिग्नल दो, इरेगुलर और रैंडम नहीं। अगर आपको क्रोनिक गट सिम्टम है, मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अवेयरनेस पहला स्टेप है और आज आप वो ले रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।